बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 का पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 शुरू करने से पहले जो है मैंने अभी तक पार्ट 1 टू पार्ट 4 4 वीडियो अपलोड किए। इसमें क्या क्या पढ़ा है ये ब्रीफ में जो है थोड़ा सा मैं आप लोगों का रिवीजन करा देता हूँ। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एसिड एंड बेस जो है वो लेबोरेटरी में कौन कौन सा इन जनरल एसिड बेस यूज करते हैं और उनको हमने लिटमस पेपर और डिफरेंट फिनोक्सिलिन वगैरह इंडिकेटर लेके टेस्ट किया था। जो दूसरा पार्ट में पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हमने जो है वो एसिड बेस का रिएक्शन देखा था मेटल के साथ। याद करो आप लोग, थोड़ा सा स्ट्रेस डालो माइंड पे। जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन करवाया था हमने, लेकिन हमने क्या देखा था, स्पेशल केस था कि दोनों केसेस में हमारा हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरा हमने पढ़ा था कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। इसमें देखा था कि ये सिर्फ एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है, क्योंकि ये जो है ये इसका कैरेक्टर बेसिक होता है। तो इसमें हमने क्या देखा था कि इसमें जो है हमारा CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद हमने उसका रिएक्शन फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया था। करवाने के बाद हमने देखा था कि ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। फिर पार्ट 4 हमने पढ़ा। पार्ट 4 में पढ़ा कि एसिड और बेस जो है कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। तो एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके जो है वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो ये जो है क्लियर हो गया। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने रिवाइज कर दिया। तो चलो अब जो है आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज के पार्ट में 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब अगेन देखो, ये एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तब एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो अब जो है आप लोग तुरंत आइडिया लगा लोगे, इसका मतलब मेटलिक ऑक्साइड जो होता है उसका कैरेक्टर क्या होता है, वो बेसिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है कैरेक्टर, ये पता नहीं क्यों ठीक से नहीं आ रहा है। चलो मैं ट्राई करता हूँ कि ठीक से आओ। ये बेसिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो चलो अब इस पार्ट को जो हम समझने का कोशिश करते हैं। हम जो है एक्टिविटी के थ्रू ही इस पार्ट को समझेंगे। तो अब देखो क्या है कि पहला है मेटेलिक ऑक्साइड, दूसरा है एसिड। इन दोनों का रिएक्शन हमें देखना है। तो हम जो है एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड लेंगे। तो ये कॉपर क्या है, मेटल है। क्लियर हो गया एकदम, कॉपर मेटल। मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूं अपने आप को। ठीक है, अगर किसी को जल्दी जल्दी वीडियो देखना होगा तो वो यूट्यूब में उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेगा। मेटेलिक ऑक्साइड की जगह हमने लिया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो है वो मेटल है। एक बीकर में लिया, उसमें हम डाइल्यूट, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। अब डाइल्यूट मैं बहुत बार बता चुका हूं कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों लेते हैं। इसमें जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली धीरे धीरे ऐड करना है और साथ में जो है उसको मिलाते भी रहना है। ठीक है, तो जब ये काम हम कंप्लीट करते हैं, जब ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो हमने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन जो बना आफ्टर मिक्सिंग जो सॉल्यूशन बना है उसका कलर जो है वो ब्लू ग्रीन हो गया है। ठीक है, और उसमें कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व हो गया है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे और इसको मिलाते रहेंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे। तो देखा कि जो सॉल्यूशन आया उसका कलर ब्लू ग्रीन हो गया है और उसमें कॉपर ऑक्साइड कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया है। ठीक है, तो अब ये कलर जो है, ये कलर किसका कलर है, पहले तो ये जानने समझने का कोशिश करते हैं। तो अब देखो इसी चीज को यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्म में लिखा है। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। अब वाटर तो कलरलेस होता है, यानी कि जो ये सॉल्ट फॉर्म होगा उसका कलर ये ब्लू ग्रीन होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी को मैं एक रिएक्शन फॉर्म में यहाँ पे बोला है लिखने के लिए, तो मैंने इसको रिएक्शन फॉर्म में लिख दिया। ये देखो कॉपर ऑक्साइड, ये मेरा मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है ये। उसके बाद उसमें जो है ये HCl, डाइल्यूट HCl, इसमें आप लोग लिख देना है कि डाइल्यूट HCl लेंगे। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको एग्जाम में ये मेंशन करना है। डाइल्यूट HCl जब लेंगे तो क्या बनेगा मेरा, CuCl2 प्लस H2O। तो ये जो CuCl2 जो है, ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसका कलर जो है वो ब्लू ग्रीन होता है। तो अब देखो यहाँ पे एक खूबसूरत सा क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि एक कंपाउंड है जो HCl
एक्वस के साथ रिएक्ट करके ब्लू ग्रीन कंपाउंड प्लस वाटर बनाता है। अब वो एक्टिविटी और वो दोनों कंपाउंड को बताओ और एक्टिविटी का एक्सप्लेन कर दो। वो कौन सा कंपाउंड होगा? कॉपर ऑक्साइड CuCl2। ठीक है, क्योंकि यही एक बुक में दिया हुआ है तो आपको हमेशा यही माइंड में लेके चलना है। अब देखो दूसरा चीज है कि ये है एसिड, यानी ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ, तो इसीलिए इन जनरल एक रूल हो गया कि ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। यानी मेटेलिक ऑक्साइड का जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड का जो कैरेक्टर होता है वो बेसिक होता है। ये क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में, इसी सेक्शन का ये पार्ट है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब देखो वो जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसको फिर से रिपीट करना है। सिर्फ करना क्या है, वहां पे मेटेलिक ऑक्साइड लिया था, यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेंगे। ठीक है, और पहले वाले में एसिड लिया था, अब यहाँ पे बेस लेंगे। तो देखो यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमने क्या लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Ca ब्रैकेट स्टार्ट OH ब्रैकेट क्लोज 2। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, पता नहीं आज उतना फाइन कुछ लगता है, पेन में कुछ दिक्कत हो गया, नहीं लिखा आ रहा है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है विद अ बेस व्हिच इज अ बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये तो ऑक्साइड है। अब कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस CO2। अब ये इक्वेशन आप ठीक इससे पहले भी पढ़ चुके हो, प्लस चैप्टर 1 भी पढ़ चुके हो। तो ये क्या बनाएगा? एक कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये फॉर्म करेगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में रफ में इक्वेशन जस्ट आपके लोग रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो फिर से, इससे पहले वाले में हमने क्या देखा था? यहाँ पे देखो हमारा जो है मेटेलिक ऑक्साइड का कैरेक्टर, यानी मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी मेटेलिक ऑक्साइड का कैरेक्टर बेस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का कैरेक्टर बेस होगा तो बेस के साथ तो बेस का रिएक्शन होगा नहीं। इसीलिए क्लियर है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? वो एसिडिक होता है। एसिडिक होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। चलो ये क्लियर हो गया, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो 2.2 है। इसमें क्या कह रहा है? What do all acids and all bases have in common? अब देखना है, यहां पे ध्यान दो सेंटेंस पे, सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है और सारे बेस में क्या कॉमन होता है। यहां पे ये नहीं बोल रहा है कि एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है, ये नहीं बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या कॉमन होता है, ये नहीं हमें देखना है। हमें देखना है कि जितने सारे एसिड है उन सारे एसिड्स के बीच में क्या कॉमन होता है। फिर हम ये देखेंगे कि जितने सारे बेस हैं उन सब बेस के बीच में क्या कॉमन होता है। ठीक है, अब जो है ऑल एसिड्स के बीच में क्या कॉमन होता है ये देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है। यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है, बीकर लिया, यहाँ पे 2 नेल लिया। ठीक है, और ये रबर कॉर्क है। तो रबर कॉर्क जो है वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर है। ठीक है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। अब देखो ये नेल यहां पे लिया हमने, यहां पे 6 वोल्ट का बैटरी लिया। ठीक है, ये बल्ब लिया, ये स्विच लिया। हम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करने पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी इस केबल में यहां तक फ्लो होगा। ये जो वायर है इसमें फ्लो होगा। लेकिन चूंकि ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ये बल्ब ग्लो करेगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसमें हम कोई ऐसा सॉल्यूशन ले ले जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन हो तब तो बल्ब ग्लो करेगा। तो अब देखो हमने इसमें बारी बारी से ग्लूकोज एक बार लेकर टेस्ट किया। ठीक है, ग्लूकोज लेकर टेस्ट किया, फिर अल्कोहल लेकर टेस्ट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर टेस्ट किया, सल्फ्यूरिक एसिड लेकर
टेस्ट किया। तो जब बारी बारी से हमने टेस्ट किया तब देखा क्या कि ग्लूकोज और अल्कोहल जब इस बीकर में ले रहे हैं तो मेरा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जब ले रहे हैं तो बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। अब आप लोगों को मालूम होगा कि कोई सॉल्यूशन तभी कंडक्ट सॉल्यूशन होगा वो अगर कोई आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, क्योंकि आयन फ्लो होगा इसके बीच में तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, इसके बीच में आयन फ्लो होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या आयन्स होना चाहिए तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो अब देखो, अब हमने जब देख लिया कि इन दोनों में फ्लो हो रहा है तब हम अब इस सॉल्यूशन का जो है नेचर स्टडी करते हैं। नेचर स्टडी करने पे हमें क्या पता चला कि यहां पे इस सॉल्यूशन में हमें एक आयन मिल रहा है, दोनों एसिड HCl और H2SO4 दोनों जो है हमें H+ आयन दे रहे हैं, और ये H+ आयन जो है, हाइड्रोजन आयन जो है, उसी के वजह से जो है हमें ये बल्ब ग्लो होते हुए मिल रहा है, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन H+ आयन दे रहा है। यानी कि अब हमें क्या पता चला कि ऑल एसिड्स के बीच में एक चीज कॉमन होता है, वो दोनों जो है H+ आयन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, सेम इसी बीकर में बेसिक सॉल्यूशन लेंगे, अब बेसिक सॉल्यूशन लेके रिपीट करेंगे सेम एक्सपेरिमेंट। सेम एक्सपेरिमेंट हमने जो है जब बेसिक सॉल्यूशन लेंगे और जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, अब बेसिक सॉल्यूशन कौन सा ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे है देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों जब हम लेंगे तब हमने क्या देखा, दोनों कंडीशन में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इस सर्किट में हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन अब जब बेसिक सॉल्यूशन ले रहे हैं तो H+ आयन नहीं मिल रहा है हमें। जब बेसिक सॉल्यूशन जब हम ले रहे हैं तब हमें पता चला, उस सॉल्यूशन को जब स्टडी किया तब देखा कि हमें OH- आयन मिल रहा है। कौन सा आयन मिल रहा है, OH- आयन मिल रहा है। ठीक है, तो अब ऑल बेसिस में क्या कॉमन हो गया, ऑल बेसिस गिव्स अस OH- आयन एंड ऑल एसिड गिव्स अस H+ आयन। तो अब ये जो है अच्छा जो है क्वेश्चन एक बन सकता है। चलिए, तो ये सेकंड सेक्शन था, ये भी कंप्लीट हो गया। जो चीज मैंने समझाया है उन चीजों को यहाँ पे अंडरलाइनिंग में मैंने उस सेंटेंस को जो है अंडरलाइन कर दिया है। सारी चीजें जो यहाँ पे समझाई गई है, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके अगर नोट्स बनाना है, ये जो मैं अंडरलाइन करता हूँ वो सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ कि आप लोग जो है इसका नोट्स बना सके, और नोट से आप लोगों को ध्यान भी रहेगा, याद करने में जो है और समझने में भी जो है आसानी होगा। एग्जाम से पहले जो है रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, और आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये क्लियर है। आप पढ़ के जाएंगे 80 मार्क्स का कि आउट ऑफ 80 आए, लेकिन आप लेके आएंगे 30, 40, मैक्सिमम 50 मार्क्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जो है तैयारी कर रहे हैं आउट ऑफ 80 लाने का। अगर आउट ऑफ 80 आपका टारगेट 50 है, 55 है, 60 है, तो आपको जो है सिंपल नोट्स वगैरह कॉपी कर लो, नोट्स वगैरह रख लो और थोड़ा प्रैक्टिस करके चले जाओ, तो 50-55 नंबर तो जो है ऐसे ही आ जाते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपका टारगेट जो है होना चाहिए कि मुझे आउट ऑफ 80 मार्क्स लेके आना है। तभी लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा है और एक एक एक्टिविटी समझने का फायदा है। अदरवाइज मैं भी जो है फटाफट जो है ये 5-7 लाइनों का जो है कॉपी करके और एक स्लाइड बना के और मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर सकता था, लेकिन उससे मुझे मालूम है कि कभी भी आपको 60 से ज्यादा मार्क्स कभी भी नहीं आएंगे। 65 एट मैक्स। 15 नंबर का क्वेश्चन तो जो है सीबीएसई में ऐसा रहता ही है जो एक्टिविटी बेस्ड और थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है। ओके, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एसिड और बेस जो है वाटर सॉल्यूशन में उसका क्या बिहेवियर रहता है इसके बारे में पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट सेक्शन पढ़ाऊंगा। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, हार्डवर्क करते रहो, और अगर ये वीडियो जो है अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर जितना हो सके
उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, शेयर करने से ऐसा नहीं होगा कि आपके नंबर कम आएंगे और आपके जो बैचमेट है उसके ज्यादा आ जाएंगे। अल्टीमेटली क्या है कि रिसोर्स सबके पास होता है, जो हार्डवर्क करेगा मार्क्स उसी को मिलेगा। अगर रिसोर्स से सिर्फ मार्क्स मिलता तो जो सबसे ज्यादा रिच स्टूडेंट होता उसी को सबसे ज्यादा मार्क्स आते, वही टॉप करता, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो आप लोग जो है एक फेयर कंपटीशन रखें आपस में, और पसंद आया हो तो शेयर करें। टिल देन गुड बाय।